बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रदरम खावर घुमन साहब, जनाब हसन अयूब खान साहब और साथ ही चौधरी गुलाम हुसैन साहब। अब जनाब अली, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एक सीज़ फायर में तोसी हो चुकी है, यू ऑल नो दैट। और ये मामला अब आप देख रहे हैं उस हद तक जा पहुंचा था कि जब ये लग रहा था कि कोई बात नहीं बन रही, क्योंकि वफूद ने आने से मना कर दिया था, जेडी वेंस का दौरा कैंसिल हो गया था, फिर ईरानियन वफ्द की जानिब से भी कह दिया गया था कि वी आर नॉट कमिंग। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जानिब से फिर ये तीसरी दफ़ा समझें कि एक जंग रोकी गई है। और जो डिप्लोमेसी की कोशिशें वो इस हद तक बराबर साबित हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया और वो बेसिकली ये कहते हैं कि बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड, ये जुमला याद रखिएगा क्योंकि हम इस पे आगे जाके बात भी करेंगे, नॉट अनएक्सपेक्टेडली सो, एंड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर and Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan, we have been asked to hold our attack on the country of Iran until such time as their leaders and representatives can come up with a unified proposal. I have therefore directed our military to continue the blockade and in all other aspects remain ready and able, and will therefore extend the ceasefire until such time as their proposal is submitted and discussions are concluded, one way or the other. अब इससे जनाब अली एक चीज़ है कि ये सीज़ फायर वो है जिसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं की गई, और इस पे या तो अल्लाह ताला जानता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि ये बेसिकली ये सोच क्या रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बेसिकली ये मौक़िफ़ सामने आया। अब होना क्या है, ये मिसट्रस्ट क्यों है? मिसट्रस्ट इस लेवल पे तो इस बुनियाद पे था कि सीज़ फायर हुआ था, लबनान में सीज़ फायर हुआ, लबनान में सीज़ फायर के बाद आपने देखा कि आबनाए हुर्मुज़ खोला गया, लेकिन ट्रंप साहब का ट्वीट सामने आया कि ट्रूथ सोशल पे जो बयान सामने आया कि जी वो सब तो ठीक है लेकिन हमारा नेवल ब्लॉकेट जारी रहेगा। अब ईरान ये समझता है कि जब तक ये नेवल ब्लॉकेट जारी है तो फिर ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है और इस खिलाफ वर्जी के होते हुए मामलात नहीं बन सकते। और ये जो एक मिसट्रस्ट है ईरान का, इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। और अगर मुस्तकबिल करीब की बात करें तो 2015 की जो डील हुई थी, आपको पता है कि उसके अंदर P5+1 सिग्नेटरीज थे, और उसके बावजूद 2018 में जिस तरह से यूनिलैटरली सदर ट्रंप ने, हालांकि कंप्लाई कर रहा था ईरान तमाम तर जो उसके अंदर ज़ाब्ते तय हुए थे, लेकिन जिस तरीके से इजराइल के कहने पर यूनिलैटरली वो उससे पुल आउट किया था, तो उसके बाद फिर ईरानियंस कहते हैं जब सब कुछ हम आपकी मर्जी से कर रहे थे फिर आपने हमारी बात नहीं सुनी, इनरिचमेंट हमने ख़त्म कर दी, कम कर दी, फिर भी आपने हम पे सैंक्शंस लगाई, फिर आपने हमारे ऊपर सख्तियाँ की, फिर आपने अनप्रोवोक्ड अटैक किया बैक इन 2025, और स्टिल नाउ इस दफ़ा का भी जो हमला था जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो कर दिया। तो ईरानियंस हैव अ हिस्ट्री कि वो ये समझते हैं कि मिसट्रस्ट मौजूद है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान की जानिब से जो काविशें की गई हैं अब उसकी बुनियाद पर जो जंग होनी थी वो अब दोबारा नहीं हो रही, लेकिन कब तक और किस बुनियाद पर बहस होगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अहम नुकात जो हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और जो बेसिकली मिसट्रस्ट की हम बात कर रहे थे ना, उसके अंदर एक और चीज़ मैं शामिल करना चाहूँगा। मसूद पेज़ेश्कियान जो कि सदर हैं ईरान के, वो ये कहते हैं कि एडहेरेंस टू कमिटमेंट इज़ द लॉजिक दैट जस्टिफाइज एनी काइंड ऑफ डायलॉग, और in addition to the deep historical distrust in Iran towards the background of US government's behavior and performance, the non-constructive and contradictory approach of US officials in recent days carries a bitter message. They seek Iran's surrender. The people of Iran will not bow to coercion. तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं। तो आप ज़रा बात कर लेते हैं। अब जो रीसेंट बयान सामने आया है वो कहते हैं कि एक फिर बयान, फिर दूसरा बयान। तो ट्रंप साहब ने कहा है कि अब जुम्मे का दिन जो है उस दिन कुछ हो सकता है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। तो जनाब खावर घुमन साहब, जो ये ट्वीट था, एक तो अभी का बयान 36 से 72 घंटे की बात की गई है, वो तो अपनी जगह, लेकिन ये जो ट्रुथ सोशल का बयान है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो इस तरह से उन्होंने बयान दिया था वो बड़ा एक सिग्निफिकेंस रखता है कि जी एक फ्रैक्चर्ड है गवर्नमेंट है, तो जाहिर है कि उनके अंदर फैसला साजी उस बाबत नहीं हो रही। लेकिन ये फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट अगर है तो ये किस तरह से फ्रैक्चर्ड हुई? Who was the one responsible for doing so? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान की क़यादत को, मिलिट्री और सिविलियन क़यादत को मुबारकबाद कि उन्होंने एक बार फिर राज़ी कर लिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि तीसरी बार सीज़ फायर एक्सटेंड करें। वो मान गए। अगर वो बमबारी शुरू कर देते आज रात जो सुबह 5 बजे डेडलाइन ख़त्म होनी थी, तो ज़ाहिर है दुनिया एक कम्प्लीटली मुख्तलिफ नक्शा पेश कर रही होती है इस वक्त।
سو ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر دی تو اس سے موقع ملا سفارتکاری کو کہ ایک بار پھر جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے. اور پاکستان ابھی جب ہم ہیں تو آج بھی شہباز شریف صاحب کی ایرانین جو سفیر سے ملاقات ہوئی ہے, میسیجنگ اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ ایران نیوکلیئر ایشو کے اوپر کیا جو ہے دے گا, امریکہ کیا لے گا, کیا امریکہ کیا ڈیمانڈ ہے, ایرانینز کیا چاہ رہے ہیں, یہ تو سرٹنلی دیر پارٹ آف دا نیگوسیشنز جو کہ زیر بحث آنا ہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ وہی جو آپ نے بات کی ہے وہ ہے اعتماد کا فقدان, نمبر 1. نمبر 2, جو سب سے زیادہ مسئلہ جو ابھی سامنے پیش آ رہا ہے, کل بھی ہم نے اس کے اوپر ذکر کیا تھا, وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے انہنجڈ, بغیر کسی کنٹرول کے سوشل میڈیا کے اوپر بیانات داغنا. اب یہ وہ جو بات کر رہے ہیں یہ اپنے اسی یہ جو آپ نے تحریر پڑھی کہ فریکچرڈ ہے ان کی جو موجودہ قیادت ہے وہاں پہ ایران کے اندر, ان آپسی ان کے اختلافات ہیں. یہی پریزیڈنٹ صاحب ہیں, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, کوئی زیادہ نہیں, کوئی ہفتہ 10 دن ٹویٹس نکال لیں اگر ہماری ٹیم نکال سکے, تو انہوں نے کہا کہ جی جو موجودہ لیڈرشپ ہے, موجودہ جو صدر ہیں, موجودہ جو قیادت ہے, وہ بڑی ریزنیبل ہے, وہ بڑی عقل مند ہے, وہ بات کرنے کے قابل لوگ ہیں, اور اب ہم ان سے بات کر رہے ہیں. پھر جب 10 پوائنٹس آئے اس کے اوپر بھی پریزیڈنٹ صاحب نے خود یہ لکھا کہ بہت سارے معاملات اس ایشو کے اوپر ہمارے فیز ہوا, جب جے ڈی وینس آئے اس کے بعد واپس گئے, اس کے بعد پھر ان کے چند ایک بیان آتا ہے کہ کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے بیان دے دیا کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس از آلریڈی آن ہز وے, جہاز ان کا اڑ چکا ہے, مطلب ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں. اور بعد میں سی این این نے اسٹوری بریک کی, نہیں جے ڈی وینس صاحب ابھی ادھر ہی موجود ہیں, وہ ابھی راستے میں نہیں ہیں, تو ابھی ان کے آنے کا فیصلہ نہیں ہوا. سو بار بار مختلف مواقع کے اوپر وہ دعویٰ کرتے ہیں, دعویٰ کر دیا کہ ایران یہ سب کچھ دینے کے اوپر راضی ہو گیا. جو باقر کالیباف ہیں جو کہ لیڈ کر رہے ہیں ایرانین سائڈ کو, اپنا جو ڈیلیگیشن کو, انہوں نے اس رات لکھ دیا کہ جی جو 7 دعوے آپ نے کیے ہیں یہ سارے فالس کا ورڈ آپ نے استعمال کیا. سو اب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ ایران جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اس کی ہم کس بات کا اعتبار کریں اور کس بات کا اعتبار نہیں کریں. میں جو پہلے اس فیز کا آرگومنٹ یہاں پہ یہ کنکلوڈ کروں گا, آپ کو یاد ہوگا جب جے ڈی وینس یہاں پہ آئے 21 گھنٹے یہاں پہ موجود رہے, ہم سب نے اس کو بڑا قریب سے دیکھا. جو راکچی صاحب ہے انہوں نے کہا کہ وی ور جسٹ انچز اوے فرام دا ڈیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انچیز اوے تھے کہ وہ سارے معاملات طے ہو گئے تھے. پھر خبر آئی کہ جو بعد میں ہمارے سامنے آئی کہ جے ڈی وینس لگاتار رابطے میں تھے پیچھے. انہوں نے کہا جی مجھے 1 درجن سے زیادہ, مجھے پتہ بھی نہیں میں نے کتنی دفعہ رابطہ کیا, کو بھی نہیں پتا کہ کس کو کالز آئی, کس کو کتنا رابطہ ہوا. پھر جب واپس گئے تو پھر نیتن یاہو صاحب نے بیان داغ دیا کہ جی مجھے جے ڈی وینس نے منٹ ٹو منٹ کمنٹری کر کے سارا کچھ رپورٹ کیا. سو بہت زیادہ یہ معاملات ہیں. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر میں ایک ہی بات کہوں گا, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتے ہیں میں اس کے اوپر بالکل غور نہیں کروں گا, ہم اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. چودھری صاحب, یہ وہی بات ہے ایرانینز کے مس ٹرسٹ کا. ایک سمپل سا کام ہو سکتا تھا, جب پاکستان کے کہنے پر لبنان میں سیز فائر ہوا, آپ نے ایرانینز نے آبنائے ہرمز کھول دی. سمپل انہوں نے کرنا تھا امریکنز نے کہ اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کھول دیتے نیول بلاکیڈ, اور پھر ایرانی یہاں پر آ جاتے, بات چیت شروع ہو جاتی, بلف کال ہو جاتا. جو مس ٹرسٹ ہے جو کہ دہائیوں کا ہے, اور ریسنٹ ہسٹری میں نے بیان کی 2015 آنورڈز کی, کہ جب 6 طاقتیں مل کر بھی 2018 میں امریکہ کو نہیں روک سکیں کہ وہ اس ڈیل سے پل آؤٹ کرے نیتن یاہو کے کہنے پہ. اور یہ سامنے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, بیسکلی یہ جو ویانا میں سائن ہوا تھا, اس کے اندر دیکھیں جی کہ لکھا ہوا ہے کہ چائنا, فرانس, جرمنی, رشیا, دا یونائٹڈ کنگڈم اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس, the European Union and Iran reached a joint comprehensive plan of action to ensure that Iran's nuclear program will be exclusively peaceful. October 18th, 2015 marked adoption day of the JCPOA, the date on which the JCPOA came into the effect. تو آپ اس سے یہ باقی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اوپر روک نہیں سکے, تو ایرانیوں کا مسٹرسٹ تو بنتا ہے. تو اس کی ذمہ داری آپ کی نظر میں کس پہ عائد ہوتی ہے چوہدری صاحب؟ نہیں, ابھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یا تو ہم دیکھ لیں کہ صرف الفاظ کا یا کاسمیٹک یا
यानी छोटे मोटे फ्रोई किस्म की सुपरफ्लुअस किस्म की चीज़ें जो हैं उन पर इख्तलाफात है। अब तो अगर जो अभी तक नज़र आ रहा है सब्सटेंटिव इश्यूज जो हैं जिनके ऊपर एग्रीमेंट होना है और आगे बढ़ के परमानेंट पीस की तरफ जाना है, अमेरिका के मुतालबे जो ईरान से है, ईरान वो मान नहीं रहा। और जो ईरान की डिमांड्स हैं या जो उनकी तवक्कुआत हैं कि हम अगर जंग से बाहर निकल रहे हैं और अमेरिका के साथ और उसके साथ जो है उनसे मुआहदा कर रहे हैं तो हमें ये हासिल करना है। तो आई थिंक देयर इज ए बिग गैप बिटवीन दी टू पॉइंट्स ऑफ व्यूज। अभी तक जो किसी तरफ भी आगे मुज़ाकरात नहीं जा रहे और सिर्फ पाकिस्तान की लीडरशिप की, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के सरबराह और यहाँ की हुकूमत के सरबराह की मुदाखलत की वजह से मुज़ाकरात अभी तक टूटे नहीं हैं, ब्रेक डाउन नहीं हुआ। दोनों फरीक भागे नहीं है मुज़ाकरात से, दोनों कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और पाकिस्तान के ही कैपिटल इस्लामाबाद में ही करना चाहते हैं। ये बात तो समझ आती है। अब अशफाक सती और खावर गुम्मन और हसन अयूब अगर ये मेरी रहनुमाई करें इस्लामाबाद से कि आपके पास कोई ड्राफ्ट की शक्ल में ऐसी चीज़ें हैं कि उन्होंने ये मांगा है, उन्होंने ये मांगा है, इस पर इत्तेफाक हो गया 1 2 3 4, इस पर उनका बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन है, इस पर इनका बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन है, तो अब इसको यानी ब्रिज करने के लिए क्या कुर्बानी दी जा रही है दोनों साइड पर, हम टोटली अंधेरे में हैं। ठीक है, यानी इस वक्त अगर मुझे पूछें कि किस चीज़ पर इख्तलाफ है, आई कैन से, किस चीज़ पर इत्तेफाक है, आई कैन से। आप जो बातें कर रहे हैं वो कल करेंगे, वो आज करेंगे, वो परसों करेंगे, आई एट ए लॉस टू अंडरस्टैंड। मुझे मेरी मेहरबानी करके मेरी अपनी नहीं पूरी दुनिया की रहनुमाई करें कि कौन से मुआहदे पर ये अमल करने वाले थे और अब कर नहीं रहे, आजकल कर रहे हैं और इस्लामाबाद को आपने स्टैंड किया हुआ है, स्टैंड स्टिल। तो दिस कैन नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली। अगर कोई छोटा मोटा इख्तलाफ है तो आप वो पॉइंट आउट कर दें, लफ्ज़ों का हेर फेर है जिसको कहते हैं। मुझे अभी तक लगता है कि कोई सीरियस ब्रेक डाउन है। व्हाट डू यू से सर? हसन साहब बाद में जवाब दूंगा, हसन साहब से मैं जानूंगा, लेकिन हसन इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। लेकिन साथ ही एक नुक्ता ये चौधरी साहब कि हम तो ये कह रहे हैं कि ये ट्रंप ही आके आपको समझा सकता है, बाकी तो और कोई क्या समझाएगा कि उसके जहन में क्या है। लेकिन अदर देन दैट इसके ऊपर बैठने के ट्रंप साहब की तो अपनी समझ बूझ जो है उस पर सीरियस क्वेश्चन मार्क। चौधरी साहब इसमें जो बुनियादी मसला ये है, इस वक्त जो मसला है वो मसला ये है कि ईरान रिपीटेडली वो कह रहा है कि हमारे साथ धोखा किया गया है, हमारे साथ मामलात को तय करने के बाद फिर नई चीज़ों को भी अपनी डिमांड्स की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। जो पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का, उसमें जो अब्बास अरागची साहब का भी ट्वीट मौजूद है कि हमारा MOU साइन होने वाला था। इसका मतलब ये है कि यूरेनियम वाला इशू सॉर्ट आउट हो चुका था। इसका मतलब ये है, उस टाइम तो बात ये थी ना कि वो कहते हैं हवाले करें अमेरिका के, अमेरिका कहता है जी, ईरान कहता है कि हम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे, हम उसको खुद उसका जो है ना डिस्पोजल का कोई एक इंटरनेशनली उसका मैकेनिज्म बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, स्टेट ऑफ हुर्मुज की बात जहां तक है, स्टेट ऑफ हुर्मुज तो इरानियन साइड ने जब फील्ड मार्शल वहां पर मौजूद थे तो वो खोल दिया उन्होंने। वो तो अब्बास अरागची साहब का यानी सीज फायर की मुद्दत तक उन्होंने ऐलान कर दिया कि तमाम कमर्शियल वेसल्स जो हैं वो आ सकती हैं। जो ही उन्होंने ऐलान किया, साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया जी ठीक है शुक्रिया आपका, लेकिन हमारा नेवल ब्लॉकेट जारी रहेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि डिस्ट्रस्ट है, जो कि वायलेशंस हैं उन कमिटमेंट्स की, जो एक ब्रिज के तौर पर पाकिस्तान ने दोनों के दरमियान जो है वो रोल प्ले करके जो है जिनके ऊपर पहुंचा था, जिसको एक ही बयान के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ब्लो कर देते हैं, उड़ा देते हैं। या ये अच्छा, ईरान का इशू सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप से नहीं है जी, उनका इशू पूरी अमेरिकी साइड से है। वो पर्सन स्पेसिफिक उनके इश्यूज नहीं है। उन्होंने यानी जो स्टेट ऑफ यूएसए है उसके साथ उनको इशू है, और उनका इशू अब इसराइल की जो करंट हुकूमत से नहीं है, जो इसराइली यानी स्टेट है उसके साथ इशू है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जी कि ईरान इस वक्त चाहता है कि जनाब मैं अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता ना करूं, मेरे जो अवाम का मुफाद है वो मुतासर ना हो,
تو ٹھیک ہے جی، ہم ان شرائط کے اوپر جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے سیریس تھریٹس ہیں، ہم ان کے اوپر جو ہے آپ سے بات بھی کرنے کو تیار ہے، بیٹھنے کو بھی تیار ہے، لیکن آپ ہماری اگر بازو عام ٹوسٹنگ کر کے اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ ہمیں بٹھا لیں گے مذاکرات کی میز پر، تو سوری پھر ہم مر سکتے ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ جو سپر پاور کی ایک اتھارٹی جو ہے وہ امریکہ اپنی شو کرتا ہے یا ایک اس کا ظاہر کرتا ہے، اس کو ایران تسلیم نہیں کرتا۔ ایران کہتا ہے جی کہ اچھا آپ نے ہم پر جو ہے وہ کارپٹ بمبنگ کرنی ہے کریں، آپ نے ہمارا سیولین انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے کریں۔ اب ایران اپنے مفاد کے لیے، اپنی ایگو کے لیے اور اپنے یعنی ایک سیولائزیشن جو ان کی اولڈ ہے اس کے آنر کے لیے وہ مر سکتا ہے، وہ جھکے گا نہیں، وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ جھک سکتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک بات جو امپورٹنٹ بات ہے جی کہ ہماری جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ اس وقت بھی جاری ہیں کہ ایک ایسا طریقہ کار جو ہے وہ پاکستان بنا دے جس بات کے اوپر ایران کو اس بات پر اطمینان ہو جائے کہ اب امریکہ جو کمٹمنٹ کی ہے پاکستان کے ذریعے ان تک پہنچ رہی ہے اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا، تو پاکستان جو ایرانی آ جائیں۔ دیٹس ہائیلی ان لائکلی کہ پاکستان تو ظاہر ہے اپنا رول پلے کرے گا، لیکن میں پہلے وہ ریزیلینس کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس کے دو مناظر میرے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تو کل کی جو پریڈ تھی کہ انہوں نے لوگ بھی سڑکوں پہ نکلے، جو ان کے میزائلز وغیرہ تھے ان کی بھی پریڈ کی، اور دوسرا ایک منظر آپ کو یاد ہوگا جب وہ سویلائزیشن کے خاتمے کی اور بریجز کے خاتمے کی بات کی تھی، اور اس وقت سارے کے سارے وہ زنجیر بنا کے وہ پاور پلانٹس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ تو مطلب دے آر اے ویری ریزیلینٹ نیشن ڈسپائٹ مطلب سفرنگ سو مینی لاسز۔ خاور گمن صاحب، چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ پاکستان یقین دلاتے، ظاہر ہے پاکستان اپنی طرف سے کاوش تو کر رہا ہے، لیکن جو میرا پہلا نقطہ اسی پہ آ جاتے ہیں کہ 2015 میں جب P5+1 یعنی کہ 6-7 ملک اس میں شریک تھے، ڈیفنس پیکٹ نہیں تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے نکلنے کے بعد امریکہ کے خلاف کوئی ایکشن لیتے، اور جس طریقے سے ڈالر اکانومی ہے تو پھر انہیں سینکشنز کا بھی ڈر تھا، تو اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن سب نے خاور صاحب سے یہ بھی پوچھے ہیں جی سر دسو تو سی کہ یہ خاور گمن صاحب یہ بھی فرمائیں کہ ابھی دنیا میں ایک افواہ یا اسیسمنٹ یا وشفل تھنکنگ یا خوف زدگی کا عالم ہے کہ یہ وار لائک سچویشن میں پرسسٹ انڈیفینیٹلی، کبھی بات ہو رہی ہے کبھی نہیں ہو رہی، بات چیت ہو گئی ہے ابھی نہیں ہو رہی، اور یہ جنگ اور حالت جنگ یعنی جنگ شاید نہ ہو، حالت جنگ ختم نہ ہو، یہ ایک تاثر بھی ابھر رہا ہے۔ کیونکہ ابھی ایک میں نے کہیں پڑھا، لالا اسد ہے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں بڑے، آپ کو پتہ ہی ہے بہت، انہوں نے کہا کہ ایران نے کہا جی ابھی کوئی نہیں جانا، سڑکاں چوٹکاں کھول لو۔ ہاں تو خیر یہ بڑی مہربانی خاور صاحب ذرا آپ یہ رہنمائی کریں، ڈو یو ریئلی تھنک دیر ول بی این ایگریمنٹ اور اٹ ول بی اسٹیل میٹ انڈیفینیٹلی؟ چلیں جب آپ تیار کر لیں بریک لے لیتے ہیں، ابھی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، چوہدری صاحب کا جواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم۔ خاور گمن صاحب، میری گزارشات اور چودھری غلام حسین صاحب کے سوالات آپ تک پہنچ گئے ہوں گے۔ ایک تو اس کے اندر یہ میں جو سوال کرنے جا رہا تھا اس میں یہ ہے کہ پہلے جس طرح جتنے قریب آئے تھے اور ڈسکشنز ہوئی تھی 21 گھنٹے کی بات چیت، اس کے اندر اب بیسک سی بی ایمز یعنی کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کھول دی، آپ نیول بلاکٹ ہٹا دو تاکہ آ کے بیٹھ کے ان چیزوں پہ بات کر سکیں جو سارٹ ہونی ہے۔ تو یہ ایک مطلب جتنے پاس تھے اب اس سے زیادہ دور جاتے دکھائی دے رہی ہیں۔ اور یہ فیئر بات ہے کہ بھئی آپ ہرمز کھول دیں وہ اور دوسری طرف سے جو ہے وہ بلاکٹ کھول دیں۔ سب سے پہلے چوہدری صاحب کا سوال ہے، ان کا میں جواب دوں۔ چوہدری صاحب دیکھیں، یہ جو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جنگ لمبے عرصے تک جاری ہو سکے گی یا چلے گی، یہ میرے خیال میں ٹھیک اسیسمنٹ نہیں ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کے اوپر نہ صرف جی سی سی کنٹریز کی معیشت کا انحصار ہے، چائنا اس میں میجر پلیئر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ چائنا، چلیں ایران سے وہ 90% ان کا تیل لیتا ہے، لیکن چائنا کی جو 40% ان کی ضروریات ہیں امپورٹس، اس میں تمام طرح کی امپورٹس آ جاتی ہیں، وہ اس راستے سے گزرتی ہیں، لہٰذا ایونچولی چائنا کو بھی اس میں آنا پڑے گا۔ اور چائنا آپ کو پتا ہے خاموش سفارتکاری کرتا ہے، اطلاع کے مطابق چائنا آلریڈی کسی سطح کے اوپر اس پروسیس کے اندر انوالو ہو چکا ہوا ہے، لہٰذا یہ جنگ زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہ سکتی۔ آپ کے سوال کا جواب سیدھی صاحب دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اب چونکہ ایک دفعہ آپ بیٹھے، بات ہوئی، لمبی چوڑی ڈسکشنز ہوئی، واپس چلے گئے، تو اب بیسک سی بی ایمز کیا ہیں آپ پڑھیں۔ رات کو جب 11:16 پہ راکچی صاحب نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا جی بلاکنگ ایرانین پورٹس از این ایکٹ آف وار اینڈ تھس اے وائلیشن آف دا سیز فائر۔
Striking a commercial vessel and taking its crew hostage is an even greater violation. Iran knows how to neutralize restrictions and how to defend its interests and how to resist bullying. Bullying, yes. अब प्रेसिडेंट ट्रंप, एक चीज हम ये इसको यहाँ पे हमें जरूर मेंशन करना चाहिए, ये यक तरफा सीज फायर है। ईरान कहता है हमने आपसे सीज फायर नहीं मांगी। पहली जो सीज फायर हुई थी, ईरान ने उसको वेलकम किया था, उसने कहा कि ठीक है बातचीत करते हैं और सबके साथ मिलकर। यहाँ पे वो कह रहे हैं आपने करनी है तो आप करें, हमारा इस सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। बात जो हसन ने की, एक ही सीबीएम है कि ब्लॉकेड जो है उसको हटाएं अमेरिका और उसके बाद मामला आगे बढ़ें। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ये कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप से हम ये ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसकी वजह, आप अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्या प्रेसिडेंट ऐसा करेंगे? इस वक्त देखें, कल डॉक्टर हुमा बकाई साहबा हमारे प्रोग्राम में थी। अब जो आप रिपोर्टिंग हो रही है ना अमेरिका साइड की, अमेरिका के ऊपर, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर प्रेशर कितने हैं? सबसे बड़ा प्रेशर है जीसीसी कंट्रीज का। जंग नहीं चाहिए बस। वो कह रहे हैं कि भैया एज सून एज पॉसिबल रैप इट अप, क्योंकि अगर उनके ऑयल के कुएं एक दफा वो बंद हो गए तो वो एक बड़ा टेक्निकल सा इशू है, तो वो दोबारा से नहीं शुरू हो सकता। उनकी वो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ गई तो वो दोबारा नहीं चल सकती। इकोनॉमी अगर उनकी एक स्टैंड स्टिल पे ज्यादा अरसे के लिए चली गई तो उसको दोबारा शुरू करने के लिए एक लंबा अरसा चाहिए होता है। जीसीसी कंट्रीज का एक प्रेशर, उसके बाद चाइना का जब मैंने जिक्र किया दूसरा प्रेशर, क्योंकि चाइना अगर 40% उसकी जो दरामदात इस रास्ते से गुजरती हैं तो चाइना अगले महीने जाना है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो चाइना को भी तो जा कुछ करना है ना। ऐसा तो नहीं कहना कि चाइना को आपने कहना है कि हम आपकी जरूरियात का बिल्कुल हमें कोई फिक्र नहीं है। दूसरा प्रेशर। तीसरा प्रेशर जो सबसे ज्यादा विद इन यूएस, आपने अमेरिका के अंदर आप इलेक्शन इस बात पे जीते थे कि मैं एंटी जंग हूं, एंटी वॉर हूं, मैं ये लंबी जंगों के अंदर नहीं पड़ता। आपसे मिसकैलकुलेशन हो गई है। आप वेनेजुएला मॉडल लेके आए थे, आगे कहते हैं कि वो ईरान आपको मिल गया है। तो आप देखें 50 एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी मिसाल है। 50 दिन हो गए हैं और लंबी जंगों को मैनेज करने का तजर्बा नहीं है। आगे थे, आगे से चौधरी गुलाम हुसैन साहब मिल गए, लिहाजा ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज। बाकी इसके साथ साथ मैं ये बात भी जरूर करूंगा कि एक साइड पे प्रेसिडेंट ट्रंप तो है ही हैं, हमारे जो ईरानियन भाई हैं ना, उनके बारे में अमेरिका वाले लिखते हैं, वली नासिर बड़े उनके स्कॉलर हैं जो ईरान स्पेसिफिक सारा काम करते हैं, बुनियादी तौर पर ईरानियन हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि ईरानियंस आर वेरी श्रूड, उनके डिप्लोमेट्स, दे आर वेरी स्टबर्न एंड दे आर वेरी टेनेशियस। बड़े मतलब अब उनको भी थोड़ा सा हमारा ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल में ईरान को, कि हम अगर इतने तरले कर रहे हैं, इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, अमेरिका की कर रहे हैं, आपकी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब गिव पीस अ चांस और थोड़ी सी बात आगे बढ़नी चाहिए। यस, रियासत पाकिस्तान का पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है कि हम सहूलतकार हैं, हम दोनों तरफ को बिठा रहे हैं, अच्छा माहौल दे रहे हैं और ये इज्जत, डेफिनेटली इज्जत भी चाहिए और इस खित्ते के अंदर जंग ना आए, ये हमारे मफाद। अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर दूं, अगर आप बात समझें तो इसमें जो इत्तेहादी है अमेरिका का, इसराइल, आप उसकी तरफ से देखें ना कि वो देर हैप्पी कि ये पीस टॉक्स जो है आगे नहीं बढ़ सकी। इसराइल के अंदर एक इत्मीनान का इजहार किया गया है, जबकि हम तस्वर कर रहे थे कि शायद वो डेस्परेट हैं, लेकिन उन्होंने यह, चाहे उनकी पोस्टिंग इस किस्म की है, जिस तरीके से भी है, दे सीम वेरी हैप्पी कि ये नाकाम हुई है। और दूसरा जो मुल्क खुश हुआ है कि शायद ये दोबारा जो इरानियंस नहीं आए, वो इंडिया बड़ा खुश है। वो इस बात पर भी खुश है, हालांकि इंडिया को खुद अपने मसाइल इससे हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है तो उनके अपने शिप्स वगैरह, मामलात वगैरह, उनके अंदर जो उनके अंदर जो वहाँ पर गैस महंगी हो चुकी है, ये तमाम के तमाम मसाइल होने के बावजूद वो खुश हैं। तो मैं उनकी खुशी थोड़ी सी कम करना चाहूँगा। वो आपने फॉल्स फ्लैग किया था 1 साल पहले, तो मुझे फिर आपका फिर ऑपरेशन जो सिंदूर आपने शुरू करने की कोशिश की थी, फिर ऑपरेशन बुनियादी महसूस ने उसको तोड़ दिया था, तो 1 साल फॉल्स फ्लैग को हो गए जी पहलगाम वाले। हाँ जी, और जिस तरीके से एम्बैरेसमेंट हुई मोदी का, आज तक जलील हो रहे हैं। मोदी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहिए इस चीज पे, और ये हमें पाकिस्तान को ये प्रोजेक्शन मिली है कि पाकिस्तान की प्रोजेक्शन आपकी वजह से, आपकी वजह से। शुक्रिया नरेंद्र मोदी, हाँ, कि आप ना करते हुए पहली दफा ये चलाइए। हमें बताने की जरूरत नहीं है, उनका जो अपना मीडिया है वो बार बार आईना दिखा रहा होता है अपनी गवर्नमेंट को कि व्हाट यू हैव डन। अच्छा इशफाक साहब, ये मुझे बताएं, सबसे बात सुनिए जी, आप सहूलतकार नहीं है, आप तो बैलेंसिंग पावर है ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हर एक के कहने पर ये कतर या ओमान या दुबई या ABC के कहने पर अमेरिका और या ईरान जो है एक मेज पर क्यों नहीं बैठते? क्योंकि वहां पर अड्डे थे। पाकिस्तान
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वही बड़ी ऐसे में पाकिस्तान का एक उनसे बड़ी ताकत है। सफीर थे, उन्होंने तकरीर की एक बड़े सेमिनार में, सारा मजमा लॉर्ड पावर हो गया, बुखारी थे पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो अगले दिन कवरेज जो थी ना, आखिर में एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान बर्मा फलां फलां आल्सो स्पोक ऑन द ओकेजन, और जिनकी तकरीरों को कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उनके हेडलाइन, तो वो अशफाक सती ने उनको फ़ोन किया कि जी मजमा तो आप लूट के ले गए थे, कवरेज ज़ीरो हो रही है। उन्होंने कहा भाई नो एम्बेसडर इज़ मोर पावरफुल दैन हिज कंट्री। क्या बात है। तो जितना आपका वज़न है दुनिया में उसी के मुताबिक आपको वेटेज मिलेगी, ये नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान का एक कद काट है, इसलिए उसके फ़ोन जो है ना सुने जाते हैं और कहा जाता है कि जी हमने पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किया है। इज इट ए जोक? नो सर, Absolutely not. अभी तो रूस का और चाइना और कितनी कितनी बड़ी ताकत बैठी हुई है, तो इसलिए अभी मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आपके कहने पर मैं जो अपना एक स्टैंड पॉइंट रखता हूँ वो मैंने नहीं चेंज करना। आपका ख्याल है ईरान किसी के कहने पर अपना मौका बदलेगा? आई एम सॉरी सर, आई डोंट थिंक ट्रंप साहब अपनी जो उनकी वला यौड़िज्म है, जो यानी कि रोज जाहिर होती है, वो उसको तब्दील कर लेंगे रातों रात आदत कि आज के बाद वो कांग्रेस की सुनेंगे, आज वो रिपब्लिकन पार्टी का मुफाद देखेंगे कि नवंबर के इनका कचूमर हो जाएगा। ये वो सोचो, वो अपनी जो जगह उन्होंने चुनी हुई है उसी पर जा रहे हैं। कैन यू अफोर्ड कि आप 40-50 दिन में सारी दुनिया का अमन तबाह कर दिया है, सारी इकानमी का भट्टा बैठ गया है, सारा मिडल ईस्ट उड़ गया है, और सारी यूरोपियन जो सूरत हाल है, जो बाकी मुल्क है वो तबाह हो गए हैं, लेकिन वो अपनी डुगडुगी बजाई जा रहे हैं कि मैंने अभी ये मनवा लिया, मैंने वो मनवा। तो मैं ये कह रहा हूँ जो बेसिक स्टैंड पॉइंट है उस पर किसी ने कंप्रोमाइज नहीं करना। यू कैन ब्रिंग देम क्लोजर। यस। अच्छा, अच्छा, एक चीज, मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि ये जो डोमेस्टिक है ना, जो हर रोज लेकिन अब 60% क्रॉस किया, 61, 62, 63, हर रोज 1%, 2% जो है ना जंग के ऊपर जो अमेरिका का इस वक्त स्टांस है उसके मुखालिफ लोग हो रहे हैं, उसके अनफेवर में जा रहे हैं। तो ये मैटर करता है, वहां पर 1% मैटर करता है, और यही तो उनके पसीने निकाल रहा है। और जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि फेक न्यूज भी, तो इवन उनके भी कमेंट्स उनके लिए मैटर करते हैं, तभी उनको लगता है कि एक चीज इसके अंदर ऐड करना चाह रहा था। वो जो आप नए हॉर्मोन्स की जो सिचुएशन बता रहे थे ना, वो उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि आप ये देखें कि सिर्फ हम ये कहते हैं कि ईरान का नहीं है, वहां से जो ममालिक हैं उनका मिलकर जो ऑयल वहां से गुजरता है अपने हॉर्मोन से, वो तकरीबन 25 मिलियन बैरल है। उसमें फिर इराक के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, बाकी कुछ मुल्कों के पास कोई और तरीकेकार ही नहीं है कि वो मैनेज कर सकें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि सऊदीया के पास भी बैकअप कोई प्लान सी नहीं है। अगर इधर से ये बंद करते हैं, उधर से बाबुल मंदब वाला कोई मसला हो जाता है, तो फिर आप देखें कि वहां से तो कोई रास्ता ही नहीं होगा। देखिए, इसका जवाब ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद जो बैकग्राउंड, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सऊदी अरेबिया ने कुछ पाइपलाइन बनाई हुई है जो कि ये इसको साइडलाइन कर देती है आपने हॉर्मुज़ को, और वो दाएं बाएं से तेल निकाल सकते हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ईरान के साथ जंग जारी रहेगी तो उसके हमसाये में ना सारा कुछ हो रहा है। ईरान अगर डिस्टर्ब रहेगा, जो कि 90 मिलियन का मुल्क है, जिसका रकबा पाकिस्तान से दुगना है, जिसका रकबा जर्मनी, आप फ्रांस, आप इटली, आप 3-4 मुल्क मिला लें, उससे बड़े यूरोप के मुल्क मिला लें, तो लिहाजा ये आप उससे डिस्टर्ब उसको ये इस मसले का हल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब आपने 50 दिन से दुनिया की मईशत रुकी हुई है। जेट फ्यूल जो है उसकी कमी हो गई है, सारी दुनिया की एयरलाइंस है, लुफ्थांसा की मैं पढ़ रहा था, पता नहीं हज़ारों फ्लाइट्स उनको कैंसिल करना पड़ रही हैं। हीलियम गैस जो है इस्तेमाल होती है MRI और ये जो कंप्यूटर चिप्स बनती हैं एज ए कूलेंट के तौर पर, वो दुनिया को नहीं मिल रही, क्योंकि उसका तीसरा चौथा हिस्सा दुनिया को प्रोवाइड करता है वो कतर बिल्कुल बंद पड़ा है। लिहाजा प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपने हुर्मुज़ को क्लियर होना है। बाकी अमेरिका के अंदर, अब अमेरिका का जो सेक्रेटरी कॉमर्स है बेसन, वो खुद ये बता रहा है, बयान दे रहा है कि जी मैं नहीं देख रहा कि आइंदा 1 साल तक जो अमेरिका के अंदर जो तेल की कीमत है वो $4 के से कम आएगी। इसका बड़ा प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं ये जो पाकिस्तान के अंदर न्यूयॉर्क पोस्ट की हैं कॉरेस्पॉन्डेंट है कैटलिन डॉम्बोस,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਫਿਰ जुमे तक ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ट्रक ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ है। अल्लाह करे इनसे कहना बात होती है इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से, उनके खुदा के वास्ते दुनिया बड़ी डिस्टर्ब है। रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले चौधरी साहब वो तो डिस्टर्ब हैं ही हैं, तो कुछ ख्याल करें। इट वाज फॉर द ग्रेटर गुड, लेकिन वो गुड सामने भी आया ना, कोई आ जावे। हां उसने देखा एवं साडी छुट्टियां कैंसिल करा दी भाई, आप इतने बड़े बड़े इंट्रो लिखा है गुड न्यूज़, मैंने कहा जी गुड न्यूज़ आपके पास जी मुज़ाकरात रुकने की वजह आपके पास है ही नहीं है। नहीं है ना जी, नेवल ब्लॉकेड है ना जी, मुज़ाकरात इसी वजह से रुके हैं, इसी वजह से रुके हुए हैं। उसी वजह से चौधरी साहब रुके हुए हैं कि ब्लॉकेड उन्होंने का रखा हुआ है। जब तक वो ब्लॉक, देखिए दो उनके यानी जो कंटेनर्स वाले शिप थे वो उन्होंने पकड़ लिए और एक चाइना से आ रहा था। अमला उनके पास है, उन देखिए ना, अमला भी आपने अपनी तहवील में रखा हुआ है। तो ये तो उस तरीके से तो सीबीएम जब तक नहीं करेंगे, ईरान मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आएगा। हाँ, ईरान अगर बहुत मजबूर हो जाए या वो ईरानियों का जो है दिमाग तब्दील हो जाए और बिल्कुल गिर कर मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं, फिर तो आ सकते हैं, फिर तो आ सकते अच्छा, हैं, मैं जरा ये ईरानियों के खमीर में नहीं है। इस्माइल बकाई साहब का मैं स्टेटमेंट, हाँ, ऐसा किया नहीं है, उनके खमीर में नहीं है, मतलब ये कर ले तो वो अमेरिका ये चाहता है। इस्माइल बकाई साहब किसको मोरूद इल्जाम ठहरा सारी सिचुएशन में? मैं चाहूंगा जरा आप सुनवा दें उनको, दिखा दें बल्कि। So far, no decision has been made, and I think the reason is very clear because of the confusing messages we have been receiving from the United States. Literally speaking, there have been many violations of ceasefire. You know that during the course of the past 2 days, they have attacked Iranian vessels. They have taken hostage our people on board vessel Tuska. And at the same time, they're continuing with their threats of war crimes, threats of genocide, bombing our bridges and power plants. So this is not the behavior of a country that is really serious about a diplomatic process. हाँ जी, खावर साहब देख रहे हैं आप, ये इन्होंने बता दिया है कि व्हाट आर द रीजंस एंड दीज आर द रीजंस दैट वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट, कि ये हैं वो वजूहात जिनकी बुनियाद पे ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये बात सबको समझ में आ रही है, लेकिन वो जिस चीज़ को अमेरिकन प्रोजेक्ट करना चाह रहे होते हैं वो करते हैं। मतलब ये इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ पा रही? और आई एम श्योर कि पाकिस्तान भी यही मौक़िफ़ दे रहा होगा कि भाई आप सिंपल से ये टास्क कर लें और उसके बाद लेट द टॉक्स बिगिन। देखिए, सफारतकारी के अंदर उधर के सब कुछ मुमकिन हो सकता है और हो जाया करता है, और जिस तरह के स्टेक्स हैं पूरी दुनिया के इस जंग के हवाले से, तो वो उम्मीद तो हमें अच्छे की रखनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप कर कह रहे हैं, अब प्रेसिडेंट ट्रंप कर कह रहे हैं, एक साइड पे वो ऑलिव ब्रांच दिखाते हैं, कहते हैं कि जी बड़ी अच्छी बात है। ये जो गुड न्यूज़ अभी न्यूयॉर्क पोस्ट ने दी है, इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी फौज को हुक्म दिया है कि आप तैयार रहें, किसी भी मौके के ऊपर मैं जो है आपको हुक्म दे सकता हूँ। लिहाजा वो जो एक उनका जो रेट्रिक है प्रेसिडेंट ट्रंप का, एक बम्बास्टिक किस्म का, एक फ्लैशी किस्म का, वो समझ बैठे हैं कि मैं जीता हुआ हूँ, वो उस जीत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ईरान वाले, ये ज़ाहिर है ईरान भी अपना, उनके ईरानी लोग हैं, ये जो परसेप्शन है ना, मैंने जिस स्कॉलर का जिक्र कर रहा था वो ये कह रहा है, उनके मुताबिक ये जो सियासत के अंदर परसेप्शन है, अब ईरान ने इतनी मार खाई है तो वो जो ईरानी रजीम है वहाँ पे मौजूद हैं, वो किस मुंह से जो ऐसा एग्रीमेंट करके जाएं जो वो ईरान तबाही बहुत हुई है, ईरान के अंदर हजारों बंदे शहीद हो चुके हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जो है इस वक्त सफारतकारी के लिहाज से डजन ऑफ थाउजेंड मुश्किल काम है, लेकिन कोई काम नामुमकिन नहीं होता। बंदा जख्मी पड़ा हुआ है वहां पर। भाई बात ये है कि पावर प्रोजेक्ट जो उन्होंने किए ईरानियंस ने कल, और इससे पहले मैंने कहा कि वो जो मिसाइल के साथ उन्होंने परेड की, मतलब दे आर वेरी कैलकुलेटेड। सर जी नहीं, मैं माजरत के साथ को कैलकुलेट करके वो निकलते हैं, और यहाँ पर एक पब्लिक ओपिनियन भी है, सेंटिमेंट भी है। सर पब्लिक ओपिनियन भी है, सेंटिमेंट भी है, लेकिन बात ये है कि बहुत नुकसान हुआ है। ईरान का भी मुफाद इस बात पे है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आकर यानी बराबर की सतह पर उसमें वो निकल जाएं। अगर वैसे मैं इस मौक़िफ़ से मैं इख्तिलाफ करता हूं कि अगर ये जंग लंबी चली, दुनिया का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और इस वक्त तक भी सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना कि भाई ईरान तो बड़े मजे में है, उसको तो जनाब बड़े पैसे मिल रहे हैं, वहां पर इतनी शहादतें हो चुकी हैं, वहां पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, और मजीद ईरान जो है वो ईरानियन तो कह रहे हैं ठीक है जी शहादत है, हम मरेंगे, हमारी, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर ज्यादा लंबा काम चलता है तो दुनिया में तो मसलाइल होने ही होने हैं। सबसे ज्यादा नुकसानदेह ईरान के लिए होगा, ईरान के अवाम के लिए होगा, क्योंकि ईरान के पास पोटेंशियल इतना है
کہ اگر یہ اچھے طریقے سے یہاں سے یہ نکل جاتے ہیں اور ان سے سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں، یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ہوگا، اور پاکستان کے اوپر براہ راست اس کی خوشحالی کے اثرات آئیں گے۔ دو ممالک ہیں جی، ایک طرف پاکستان، دوسری طرف عراق، اور ان دونوں کے اندر آپ دیکھیں گے کتنا جو ہے وہاں فائدہ آنا ہے۔ اٹس اے گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا سر، چائنا سے پورا کوریڈور بن جائے گا، مطلب یعنی پورا خطہ پراسپرس کرے گا۔ تو یہ میرے خیال کے مطابق ہمیں تو اس حوالے سے امید کرنی چاہیے کہ ایرانی اور امریکی بیٹھ کر یہ مذاکرات کے ذریعے اس کا حل نکالیں، اور نہ صرف اور پائیدار امن ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے وہ انشور کریں۔ جی چوہی صاحب۔ اشفاق صاحب محترم، یس سر، آپ نے شاید یہ خبر نہیں دیکھی کہ اسرائیل میں 12,500 کچھ کلیم داخل ہوئے ہیں تباہی بربادی کے، جو کبھی آپ نے پہلے 12 کلیمز کا بھی سنا تھا کہ اسرائیلیوں نے، یہ بھی کم لگ رہے ہیں لوگوں نے اپنی نقصانات کا، یعنی تل ابیب میں 1,000 سے زیادہ گھر جو ہیں، اور فلاں جگہ اتنے ہزار ان کے زخمی ہیں۔ ہاں وہ اپنا جو مرنے والے ہیں ان کی تعداد نہیں جی وہ 1-2، بھائی آپ ایک طرف کہتے ہیں اتنے ہزار بندہ ہمارا زخمی ہے، اور دوسری طرف مرے صرف 2-4 نے۔ یہی امریکہ کہہ رہا ہے کہ زخمی ہمارے ڈیتھ ٹول بہت تو ہے، وہ بلڈنگ کمپلیکس میں جا کے لگے تھے۔ 12,000 کلیم، از اٹ اے جوک؟ جو بات ابھی ہو رہی ہے نا کہ ایران کے اندر نقصان بڑا ہوا ہے، تو ایرانی خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 46,000 یونٹس کے اوپر 46,000 جگہوں کے اوپر ہم ٹارگٹ کیا ہے، سکولز ہیں اس کے اندر، اور 46,000 جگہ ہیں، تو ظاہر ہے وہاں پہ پٹاخے تو نہیں چلے، بام چلے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جو کہ ایرانی جو قوم کے لیے ایک ریزیلینس کی وجہ بن رہی ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، وہ طاقت کے بارے میں نا ایک بڑا یونیورسل پرنسپل ہے کہ طاقت کا جب تک خوف رہتا ہے وہ کام کرتا ہے، طاقت جب استعمال ہو جاتی ہے نا کسی جگہ، پھر اس کا ڈر نکل جاتا ہے، پھر اس کا ڈر نکل جاتا ہے۔ دنیا جہان کا ویپن جو ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر استعمال کیا، کو بتائیں سوائے 55% ذخائر اپنے ختم کر لیے، سوائے نیوکلیئر ٹیکٹرز کے، نیوکلیئر ویپن کے، ہر ویپن وہاں پہ استعمال ہو گیا ہے ایران کے اوپر، مطلب کہ ان کے ہر قسم کے طیارے استعمال ہو گئے ہیں، ان کے جو ایئر کرافٹ جو کیریئرز ہے وہ وہاں پہ استعمال ہو گئے۔ تو ایرانینز یہ چیز ان کو، ایرانینز کو اب یہ اسٹرینتھ پرووائڈ کر دی ہے کہ واٹ نیکسٹ، ہاں اور کی کرنا ہے تسی نہیں شرم دلا رہے ہیں نا۔ جو برطانیہ میں ایرانی سفیر تھے، انہوں نے یورپی یونین کو دکھایا ہے نا کہ جب یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کے اوپر جناب آپ خاموش ہیں، 168 بچیاں شہید کر دی ہیں، کہتے ہیں اس پر آپ چپ ہیں، تو وہ اچھے طریقے سے آئینہ دکھا رہے ہیں کہ بولو۔ لیکن یورپی یونین بھی جو ہے نا ان کا معیار جو ہے وہ دو رہا ہے، یعنی ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر باقی ممالک میں تو بڑی ان کی ہوتی ہے، آج دیکھیں نا کیا ہوا ہے، اس پہ بات کیوں نہیں صرف کرتے؟ اسپین کھڑا تھا، آئرلینڈ کھڑا تھا، بٹ دے ڈیڈنٹ، فرانس درمیان میں تھا، وہ اٹلی اور جرمنی جو ہے وہ دے، یورپین یونین اور تمام دنیا کو یہ کریڈٹ دیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پورا زور لگا لیا کہ وہ آ جائیں کود جائیں بیچ میں، لیکن وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے۔ یس سرٹن ایشوز کے اوپر ان کے جس طرح بتایا کہ ان کا جو دو زبانی ان کی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ بات کرتے ہیں کبھی حقوق کی کبھی دوسری۔ سو یہ جو سوال میں وہ ابھی شاید آپ نے بریک پہ جانے، لیکن میں ایک چیز کرنا چاہ رہا چوہی صاحب، وہ 6 پراؤں والی مثال جو آپ سناتے تھے، وہ ذرا میں چاہوں گا کہ وہ کیا تھی سر، ذرا ہمارے ناظرین کی میموریز ریفریش کریں۔ انہوں نے کہا اشفاق ستی صاحب کنے پرا، انہوں نے کہا 6، تو انہوں نے کہا 7 ہوندے کی اکھاڑ لینا سی، پنجابی کہنے کی پٹ لینا سی، عجیب پنجابی صحیح پوری سنایا کرنا کہ تسی 7 ہوندے تو کی پٹ لینا سی۔ چلیں جی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد جو بیسیکلی جو سٹیٹمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے اوپر بات کریں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی فریکچرڈ ہے ان کی گورنمنٹ، کیوں ہے فریکچرڈ، اس پہ ذرا ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اسٹے ود اس۔ جناب عالی پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم۔ جناب خاور گھمن صاحب، ایرانی حکومت میں تقسیم سے متعلق جو سٹیٹمنٹ جناب عزت مآب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ بیسڈ آن دا فیکٹ دیٹ دا گورنمنٹ آف ایران از سیریسلی فریکچرڈ ناٹ ان ایکسپیکٹڈلی سو، کہ کہندا ہے کہ جی فریکچرڈ ہے اینڈ ہی نوز دا ریزن ایز ویل۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک میں جاپان کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ واز دا اونلی کنٹری جس نے کہیں پر ایٹم بم یوز کیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آئرنی کہ وہ آج ایران کو کہہ رہا ہے کہ ان کو نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے۔ خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی ادھر انہوں نے ٹوکیو میں ایٹم بم یوز نہیں کیا تھا بیکاز وہ چاہتے تھے کہ کوئی شخص بچے، ایمپرر بچے، تاکہ وہ مذاکرات کی میز پہ آ سکے۔ یہاں پر انہوں نے اسرائیل کے کہنے پر قیادت کو ختم کر دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ فریکچرڈ ہے۔
तो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते ये? असल में प्रॉब्लम ये हो रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने वही 11 फरवरी वाली जो मीटिंग है ना, मशहूर ज़माना जो नेतन्याहू वाले, उनके सामने जिस तरह मुतअद्दिद बार अमेरिका के अंदर तबसरे, पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई है कि कैलकुलेशन जितनी थी ना, जो असेसमेंट उनके सामने रखी गई थी, वो यही थी कि आप पहली स्ट्राइक के अंदर उनकी जो रिलीजियस और मिलिट्री और सिविलियन क़यादत को आप डिकैपिटेट करें, तो उसके बाद समझें कि ईरान के रजीम फ़ौरन से पहले गिर जाएगी। वो गलत साबित हो गई। उसके बाद उनका ये ख्याल था कि ईरान के जो अवाम है, क्योंकि चंद ही हफ्ते पहले आपको याद होगा प्रोटेस्ट हुए थे और काफ़ी मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे, जिसको ईरान के अंदर कुछ खबरें हैं कि काफ़ी जो है उनको सख्ती से निपटा गया था। उनको भी इनकैश करना चाह रहे थे। हाँ, उनका ये ख्याल था कि अब मैं ये कहूँगा, उन्होंने ट्वीट्स भी किया कि ऑन योर वे, हेल्प इज़ ऑन योर वे, गेट रेडी, आपने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेना है, फिक्र न करें, मैं आपकी मदद को आ रहा हूँ। वो सारी की सारी असेसमेंट उनकी हो गई हैं गलत। तो अब ये जो फ्रैक्चर्ड लीडरशिप, मैं तो रिक्वेस्ट ही करूंगा, हमारी जो बहन है कैटलन डॉम्बॉस, जो न्यूयॉर्क पोस्ट को यहाँ से पाकिस्तान से रिपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि सुबह उठ के आजकल इन्हीं के साथ उनकी बात होती है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, जो पाकिस्तान के अंदर फिर खबरें होती हैं, ट्रांसमिशन शुरू हो जाती हैं। वो ये कि कैटलन को बताना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि ये जो आपको अभी भी मोसाद या कोई जियोश लॉबी ये खबरें मिसफीड कर रही है ना, वो उनसे आप थोड़ा सा अपने इज्तनाब करें, क्योंकि सीरियस संजीदा तबका जो पढ़ा लिखा है, जो रियल टाइम स्कॉलरशिप है, जो ईरान के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मैंने बली नासिर का आपको किया, एक दो और डॉक्टर्स हैं, एक सम पीटर समथिंग है, मर्सी इस तरह पूरा नाम उनका है, मैं देख रहा हूँ उनको भी, वो सारे कह रहे हैं कि मौजूदा जो क़यादत इस वक्त मुश्तबा अली हामनाई के साथ मौजूद है, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा कोहेसिव है। कोहेसिव का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये है कि वो बड़े इकट्ठे मिलके आगे बढ़ रहे हैं। और टेनेसिटी जो लफ्ज आपने, हाँ, कोई उसमें से अभी तक कोई आपको किसी इख्तलाफ की किसी साइड से आवाज नहीं आई। वो हार्ड लाइन ले चुके हुए हैं, और हार्ड लाइन उनके लेने की वजह ये बनी, जो आपने शुरू में बात की ना, कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इजराइल के साथ मिलके ये मौका प्रोवाइड कर दिया उन जो ईरान के अंदर हार्ड लाइनर मौजूद थे, कि वो उनके मौक़िफ़ को सही साबित कर दिया कि अमेरिका जो है आपके साथ जो है हमेशा जो है वादा खिलाफी करेगा। जब भी आप इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, आपको बैकस्टैब करेगा, आपके ऊपर हमला करेगा, जंग करेगा। लिहाजा वो सारे हो गए हैं इकट्ठे। अब ये वही मैंने बताया ना कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प शुड रियली थिंक थ्रू बिफोर ये जो सेनेटर जॉन कैरी अभी बता रहे हैं कि हमारे सामने भी ये बात आई थी। तो ये किस, यानी जो प्रीवियस गवर्नमेंट जितनी गुजर चुकी हैं, हर प्रेसिडेंट के साथ ये बात की नेतन्याहू ने, और वो ही वाज कीप अटेम्प्टिंग इट, और इस मरतबा वो सक्सेसफुल हो गया, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसका जो प्लान है वो बाय कर लिया, और उसके ऊपर फिर वो आगे से उन्होंने फोर्सेस जो इनकी अपनी इंटेलिजेंस थी या CIA वगैरह थे, उन्होंने दोबारा प्रेसिडेंट को यही कहा कि इस काम के ऊपर हमने नहीं जाना, लेकिन प्रेसिडेंट का अपना एक ऑर्डर था, फिर उसके सामने जो है वो झुकना पड़ गया। और वैसे भी वो कमांडर इन चीफ हैं आर्म फोर्सेस के, तो उनको ओबे करना पड़ा। लेकिन कितने जनरल्स जो हैं वो रिजाइन दे चुके हैं। अभी भी एक और साहब हैं जिनको वो तहवील में ले चुके हैं, जो न्यूक्लियर को देख रहे हैं, वो जनरल क्या नाम है उनका, हेड्स के पता नहीं क्या नाम है उनका भी। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं जी रोजाना की बुनियादों के ऊपर। और अमेरिका के अंदर फायर करना चाहिए पीट हेग्सेट तो अलग है ना, उसकी तो खबर चली थी, चल रहा है। एक अभी वो बेसिकली एंड्रयू हग है, बेसिकली ही इज US चीफ ऑफ केमिकल न्यूक्लियर सिक्योरिटी। बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाले। तो इनको जनाब अब ये है कि ये जो सॉरी आपकी बात करो, ये जो खबर चल रही थी कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाह रहे हैं कि इस तरह का वेपन इस्तेमाल करे, मे बी ही माइट हैव स्पोकन समथिंग। इनके ऊपर वो कह रहे हैं कि इन्होंने को लीक्स किए हैं। बेसिकली ही वाज डिस्कसिंग द केमिकल नर्व एजेंट्स, और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि अगर ये बात नहीं मानते तो किस तरह से हम मुश्तबा खामनाई को टारगेट करेंगे। अच्छा, खबर तो ये भी आ रही थी कि तुलसी गबार्ड को भी कह दिया गया कि मिड टर्म से पहले अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। तो करना जिसको चाहिए वो पीट हेग्सेट को, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब आई डोंट नो कि जो सिचुएशन चल रही है कि फ्रैक्चर कहाँ ज्यादा हो रहा है। हाँ, असल फ्रैक्चर का है, असल फ्रैक्चर किधर हो रहा है। क्योंकि देखिए ना, फ्रैक्चर की बात तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने की है, लेकिन अब अंदर से भी देख लें कि एक आवाज भी खड़ी हो रही है। ईरान के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ है। यानी ऐसी बात नहीं है कि जो लीडरशिप उनकी जिस तरह शहीद हुई है, मिलिट्री थी या सुप्रीम कमांडर थे, इंक्लूडिंग अली लारजानी साहब थे, ये तमाम के तमाम लोग शहीद हो गए। बड़े काबिल लोग थे, बड़े समझदार लोग थे। तो अब मौजूदा लोगों को इस वक्त, क्योंकि थ्रेट उनके लिए बहुत बड़ा है,
امریکہ اسرائیل تھریٹ بڑے ہیں تو ان کے مقابلے میں جو اتحاد نہیں بھی تھا آپس میں اختلافات وہ دور کر کے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اچھا میں میموریز ذرا چودھری صاحب پہ جانے سے پہلے ذرا سنوائیں جی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بدلتے بیانات جو ہیں وہ نت نئے بڑی ہمیں بھی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں, کیا کیا انہوں نے, دیکھیں جی. We had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable, I think much less radicalized. We have had regime change. We're dealing with people that are much more rational. The leadership we're dealing with now, with the new regime, because we have a new regime, and the new regime is much better than the past. Yeah. جی جوئی صاحب, تو پہلے یہ کہ ہم نے رجیم کو ختم کر دیا, اب جو رجیم ہے وہ لیس ریڈیکلائزڈ ہے, بڑی بات چیت سمجھنے والے ہیں, سب کچھ ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی فریکچرڈ ہے, تو کیڑی گلتے بھروسہ کریے پھر آپ. اب جو ٹائم رہ گیا تھوڑا, اچھا آپ پہلے مجھے کل تک اس چیز کا جواب دیں کہ ایران کو آج ایک بڑی اور سیریس طاقت کے طور پر سمجھا جا رہا ہے یا 28 فروری سے پہلے لیا جا رہا تھا, اور آج ایران اسرائیل کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہے یا 28 فروری سے پہلے زیادہ بڑا خطرہ تھا, اور آج ایران ورلڈ میپ پر کتنے بڑے طاقت کے طور پر لیا جا رہا ہے, ان چیزوں کا آپ پہلے مجھے جواب دیں. یہ یعنی ٹرمپ صاحب کی جو باتیں ہیں نا, ان کا کھوکھلا پن جو ہے نا ان 40 دن 45 دن میں دنیا کے سامنے آ چکا. آپ کو اسائنمنٹ دی ہے آپ نے ہرمز کے استعمال کے بعد جو انٹرنیشنل اسکالرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چوتھا بڑا پاور سینٹر بن گیا ایران دنیا میں. بلا شبہ جی. چلیں جی فی الحال اتنا ہی, انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر.